आज की क्लास में बहुत आसान तरीके से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काव्य के क्या प्रकार हैं और किन आधारों पर काव्य के स्वरूप या काव्य के प्रकार को विभाजित किया गया है। विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है, ठीक है ना, उस पूरे डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सामान्य ढंग से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि काव्य के प्रकार क्या है और वो जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा क्या दी जा सकती है, उनको समझा कैसे जा सकता है। तो दो आधारों पर सामान्यतया काव्य का विभाजन किया गया। पहला आधार था स्वरूप के आधार पर और दूसरा था शैली के आधार पर। स्वरूप के आधार पर काव्य के दो रूप माने गए, मुख्यतः दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और शैली के आधार पर काव्य के मुख्यतः तीन रूप माने गए, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। फिर जब आप आते हैं तो श्रव्य काव्य के ही दो रूप और विभाजित किए गए, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। और पुनः प्रबंध काव्य के दो रूप और विभाजित किए गए, महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक है, अब हम एक एक करके काव्य के जो प्रकार हैं इनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वरूप के आधार पर हम लौटते हैं। स्वरूप के आधार पर काव्य का जो पहला प्रकार है वह है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि काव्य का वह रूप जिसको देखा जा सके, जिसको देखकर भावक चित्त यानी कि दर्शक के हृदय में आनंद की अनुभूति प्राप्त हो सके, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे कि नाटक, जैसे कि फिल्म, अर्थात अभिनय से जुड़ा हुआ कोई भी काव्य रूप जो देखा जा सके, जिसे देखा जा सके, सुना जा सके और उसका आनंद उठाया जा सके, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। यानी कि दृश्य काव्य में दृश्य का होना, अभिनय का होना प्रधान गुण है। दर्शनीयता के बगैर दृश्य काव्य संभव नहीं है। ठीक है, तो पहला है दृश्य काव्य, जिसे देखकर, ठीक है, सुनकर आनंद की प्राप्ति हो, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे कि नाटक, चलचित्र, किसी भी तरह का मंचन, अभिनय से जुड़ा हुआ कोई भी काव्य दृश्य काव्य हो सकता है। आई बात समझ में? दूसरा है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य को भी देखें। श्रव्य काव्य में आप सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है, किसी के द्वारा आप सुने काव्य को या स्वयं पढ़ करके सुने, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। यानी कि श्रव्य काव्य में दृश्यांकन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यही श्रव्य काव्य मान लीजिए अगर दृश्यांकन में स्थानांतरित हो जाए। मान लीजिए आप एक कहानी पढ़ रहे हैं, तो जब तक आप कहानी पढ़ रहे हैं वो क्या है? श्रव्य काव्य है। या मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, बड़ी लंबी कविता है, तो जब तक आप उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वह श्रव्य काव्य है। लेकिन अगर उसी कविता का मंचन आप कर रहे हैं नाटकीय ढंग से, या कहानी का मंचन कर रहे हैं नाटकीय ढंग से, तो वह क्या है? दृश्य काव्य हो जाता है। जब आप काव्य कहते हैं तो काव्य से मतलब सिर्फ कविता से नहीं है, काव्य का मतलब पूरे साहित्य से है। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि भामह ने काव्य के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग किया और बाद में धीरे धीरे साहित्य और काव्य एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। तो जब काव्य की बात हो तो संपूर्ण साहित्यिक विधाओं को आप उसमें जोड़ सकते हैं, वो सब काव्य के ही रूप हैं, यानी कि साहित्य के ही सारे रूप हैं। आई बात समझ में? तो फिर आता है श्रव्य काव्य, जिसे आप सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है, जिसे आप देख नहीं सकते, स्वयं पढ़कर या किसी के द्वारा सुनाए जाने के बाद जिसे सुनकर भावक चित्त के हृदय में आनंद की प्राप्ति हो, रसानुभूति हो, उसके भीतर काव्य के मर्म को लेकर चिंतन जागृत हो, विचार जागृत हो, उसे हम श्रव्य काव्य कहते हैं। आई बात समझ में? श्रव्य काव्य के भी दो महत्वपूर्ण रूप देखने को मिलते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य हम उस काव्य को कहते हैं या उस कथा को कहते हैं जिसमें एक प्रधान कथा होती है, एक मुख्य कथा होती है जो प्रारंभ से लेकर अंत तक चलती रहती है। लेकिन उस मुख्य कथा को और मजबूती देने के लिए और प्राणवान बनाने के लिए साथ साथ और भी गौड़ कथाएं चलती रहती हैं। मुख्य कथा एक होगी जो आदि से लेकर अंत तक चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में अन्य कथाएं भी आकर के उसमें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। और प्रबंध कथा में मुख्य कथा का क्रम कभी नहीं टूटता है। जो भी गौड़ कथाएं आती हैं या अन्य कथाएं जो आती हैं उस पूरे काव्य में, वह उस मुख्य कथा को और मजबूती देती हैं, उस मुख्य कथा को और प्राणवान बनाती हैं, जिसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। जैसे कि रामचरितमानस। रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है, ठीक है, ठीक है। तो रामचरितमानस में राम की कहानी है, तो मुख्य कथा राम की कहानी है,
लेकिन आप देखें जटायु का प्रसंग ले लें, आप बाली का प्रसंग ले लें, ठीक है, आप अन्य तमाम सारे प्रसंगों को ले लें, केवट का प्रसंग ले लें, ठीक है ना, तो वो सारे प्रसंग गौण कथा के रूप में आकर के इसमें क्या होते हैं, जुड़ते हैं और उस मुख्य कथा को और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। तो यह होता है प्रबंध काव्य, जिसमें मुख्य कथा आदि से अंत तक चलती रहती है और जीवन के जितने भी विविध आयाम उस कथा में समाहित हो सकते हैं, लेखक उन तमाम आयामों को, चरित्रों को, घटनाओं को समाहित करता है। इसलिए प्रबंध काव्य विस्तृत होता है। प्रबंध काव्य में विस्तार की संपूर्ण संभावना बनी रहती है। आगे बात समझ में। प्रबंध काव्य के भी दो रूप हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष के जीवन का आद्योपांत वर्णन होता है। आदि से अंत तक उनकी जीवन कथा और उनके प्रसंगों का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। जैसे पद्मावत हो गया, कामायनी हो गई। लेकिन महाकाव्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उन महत्वपूर्ण बातों के आधार पर तय होता है कि इसे महाकाव्य कहा जा सकता है या नहीं। पहली बात इसमें होती है कि महाकाव्य का जो नायक होता है वह पौराणिक और ऐतिहासिक होने के साथ साथ धीरोदात्त होता है। महाकाव्य की विशेषता यह होती है कि वह जो नायक है वह धीरोदात्त होता है, और धीरोदात्त का अर्थ होता है दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, ठीक है ना, योद्धा होता है, वीर होता है, विचारवान होता है। उसमें तमाम सारे खूबसूरत मानवीय गुणों का क्या होता है, समाहार होता है। यानी कि जिसमें विचारशीलता हो, दृढ़ प्रतिज्ञा करने की क्षमता हो, विचारवान हो, विनम्र हो और योद्धा भी हो, वीर हो। ये सारे गुण जिस पात्र के अंदर पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं धीरोदात्त नायक। और महाकाव्य का एक लक्षण यह है कि महाकाव्य का नायक जो होना चाहिए वह धीरोदात्त नायक होना चाहिए। आप रामचरितमानस के भगवान श्री राम को याद करिए, कितने वो सारे गुण इनके भीतर क्या है, विराजमान है। समय आने पर अत्यंत विनम्रता और समय आने पर धनुष उठाकर और राक्षस का संहार भी करते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। एक बार पिता ने आदेश दे दिया कि वनगमन के लिए जाना है तो कोई उसके आगे कोई प्रश्न नहीं करते हैं और प्रतिज्ञा लेकर क्या करते हैं, वन के लिए चले जाते हैं। तो नायक जो होता है वह धीरोदात्त होता है, इसकी एक विशेषता होती है, ठीक है। दूसरी विशेषता, जीवन की जो संपूर्ण कथा होती है उसका विस्तार से वर्णन उसमें किया जाता है, ठीक है। और श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीन रसों की प्रधानता महाकाव्य में देखने को मिलती है। इन तीन रसों की प्रधानता होती है, लेकिन यथानुसार, समयानुसार अन्य रसों का भी प्रयोग वहां देखने को मिलता है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि प्राकृतिक दृश्यों और देश काल और वातावरण का बहुत खूबसूरती के साथ इसमें चित्रण किया जाता है। आप देखें कि आप रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कैसे जंगल का और जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं और पूरा प्राकृतिक परिदृश्य का क्या किया है, उसमें वर्णन किया है। यानी कि संपूर्ण प्राकृतिक दृश्यों का उसमें चित्रण होना चाहिए। स्वाभाविक ढंग से प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण वहां देखने को मिलता है। और पांचवी विशेषता होती है कि यहाँ महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होने चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना आवश्यक माना जाता है। यह महाकाव्य की 5 विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना, जिन विशेषताओं के आधार पर किसी रचना को हम महाकाव्य कह सकते हैं। और ध्यान रहे कि महाकाव्य प्रबंध काव्य का ही एक रूप है, एक प्रकार है। अर्थात प्रबंध काव्य क्या है, महाकाव्य से अधिक विस्तृत होता है, ठीक। प्रबंध काव्य में घटनाओं और चरित्रों दोनों का महत्व होता है, जबकि महाकाव्य में मुख्य चरित्र के जीवन को ज्यादा गहराई से उकेरा जाता है। यह सामान्य बात। यहाँ जो घटना और चरित्र दोनों की प्रधानता होती है, और यहाँ जो मुख्य काव्य में जो चरित्र होता है उसके जीवन और उससे संबंधित घटनाओं का चित्रण यहाँ किया जाता है। आई बात समझ में। महाकाव्य के बाद आता है खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन न होकर जीवन के किसी एक ही भाग का वर्णन किया जाता है। संपूर्ण जीवन का वर्णन नहीं होता है, जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। जैसे कि एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं, पूरा महाभारत आप देख लें, ठीक है ना। लेकिन महाभारत में कई सारे अलग अलग प्रसंग है कि नहीं। द्रौपदी का चीरहरण एक प्रसंग है, ठीक है ना। अभिमन्यु का वो क्या था, चक्रव्यूह भेदन, वह भी एक प्रसंग था। तो पूरे महाभारत को आप एक जीवन की तरह देखिए,
और उसके एक प्रसंग को एक अलग अलग भाग के रूप में आप देखने की कोशिश करिए। तो संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर खंड काव्य में नायक के संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर, ठीक है, जीवन के किसी एक भाग का चित्रण किया जाता है। जैसे सुदामा चरित्र हो गया, पंचवटी हो गया, हल्दी घाटी इत्यादि, ये सब क्या है, खंड काव्य के उदाहरण है। इसमें नायक के जीवन के किसी एक पक्ष को गहराई से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, खंड काव्य में भी कुछ बातें आवश्यक होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, खंड काव्य की जो कथा वस्तु होती है वह प्रायः काल्पनिक होती है, यानी कि खंड काव्य की कथा वस्तु रचने में कल्पना का सहारा लिया जाता है। 7 या 7 से कम सर्ग होने चाहिए खंड काव्य में। ठीक है, और प्राकृतिक दृश्य इत्यादि का चित्रण देश काल के अनुसार होना चाहिए, और जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया है वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अंतिम विशेषता यह है कि जीवन के जिस भाग का वर्णन किया गया है वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इस तरह की विशेषताएं जिन रचनाओं में पाई जाती हैं उसे हम खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, महाकाव्य में जीवन की संपूर्ण दशा का वर्णन है और यहाँ पे जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन है। आगे बात समझ में, जैसे कि कहानी और उपन्यास में अंतर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर आता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य में केवल एक छंद, एक दोहा, ठीक है, या कोई एक कविता स्वतंत्र रूप से किसी भाव या रस को प्रकट करने के लिए आती है। ठीक है, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। ठीक है, मुक्तक काव्य में केवल एक ही पद, एक ही छंद, एक दोहा या एक गीत किसी स्वतंत्र भाव को लेकर के प्रस्तुत होता है, उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। जैसे कबीर का कोई भी दोहा उठा लीजिए, वह क्या है, स्वतंत्र भाव को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, उसे हम मुक्तक काव्य कह सकते हैं। कोई एक गीत उठा लीजिए, उसमें किसी प्रेम, श्रृंगार या जीवन का कोई भाव प्रस्तुत हो रहा है, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, मुक्तक काव्य कह सकते हैं। आई बात समझ में। अब आता है शैली के आधार पर काव्य के 3 प्रकार हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। पहला आता है गद्य। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी कथा का वर्णन गद्य शैली में किया जाता है और रस, छंद, अलंकार इत्यादि से लेखक को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह गद्यात्मक ढंग से विवरणात्मक शैली में काव्य की रचना कर सकता है। यहाँ कवि को छंद शास्त्र के नियमों से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा है पद्य काव्य। ठीक, इसमें किसी कथा का वर्णन काव्य के रूप में किया जाता है। काव्यात्मक शैली में कथा का वर्णन किया जाता है और इसमें रस, छंद इत्यादि का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है और कवि उसका ध्यान भी रखता है। लय इत्यादि का ध्यान कवि या लेखक रखता है। और फिर आता है चंपू काव्य। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं, जिसमें गद्य भी हो और पद्य भी हो। यानी कि लेखक को ऐसा लगता है कि चंपू काव्य में लिखने के दौरान उसे गद्यात्मक भी होना है तो वह गद्य का प्रयोग करता है, और पद्यात्मक होना है तो पद्य का भी प्रयोग करता है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद की एक महत्वपूर्ण रचना उर्वशी, वह भी क्या है, एक चंपू काव्य है। उसमें उन्होंने गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप बहुत आसान ढंग से काव्य के प्रकार को समझ सकते हैं। आगे बात समझ में ठीक है, स्पष्ट है, कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है।